नमस्कार दोस्तों, मैं मंगला शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा होगा। और प्रीवियस ईयर के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा सिद्धांत सूचना प्रक्रमण उपागम का प्रतिनिधित्व करता है। और उस टाइम पास मॉडल का ऑप्शन नहीं था, उस टाइम ऑप्शन था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिचापीय सिद्धांत। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने त्रिचापीय सिद्धांत दिया था और जो कि सूचना प्रक्रमण उपागम का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं उनमें बाकी सभी सिद्धांत, जैसे आप स्पेयरमैन का ले लो, थ्रस्टन का ले लो, थॉर्नडाइक का ले लो, हार्वर्ड गार्डनर का ले लो, ये सब फैक्टर एनालिसिस थ्योरी पर आधारित है। बाकी दो सिद्धांत ऐसे हैं जो सूचना प्रक्रमण उपागम का प्रतिनिधित्व करता है। पहला सिद्धांत है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जो कि त्रिचापी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बुद्धि का त्रिचापी सिद्धांत, पिछली बार क्वेश्चन वहीं से उठाया गया था, जो कि एनसीईआरटी में डिटेल्ड वर्णन दिया गया है। और दूसरा सिद्धांत आता है पास मॉडल, जो कि जेपी दास, जैक नागलिरी एंड किर्बी के द्वारा 1994 में दिया गया था। और ये सिद्धांत भी एनसीईआरटी में दिया गया है। आपको बुक्स में बहुत कम मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी 12th क्लास की फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन, ये मॉडल दिया गया है। तो दूसरा है पास मॉडल, जो कि सूचना प्रक्रमण उपागम का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब दो सिद्धांत ऐसे हैं जो सूचना प्रक्रमण उपागम का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला सिद्धांत है बुद्धि का त्रिचापी सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत है पास मॉडल। तो आज हम पास मॉडल के बारे में बात करेंगे और डिटेल वर्णन पूरा पढ़ेंगे। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपको एनसीईआरटी इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से अगर पढ़ लें तो काफ़ी है। तो बात करते हैं पास मॉडल की। तो पास मॉडल का पूरा नाम क्या होता है? प्लानिंग, अटेंशन, सिमुल्टेनियस एंड सक्सेसिव। प्लानिंग का मतलब योजना, अटेंशन का मतलब अवधान या ध्यान, सिमुल्टेनियस का मतलब सहकालिक, और सक्सेसिव का मतलब अनुक्रमी। मतलब प्लानिंग योजना, अटेंशन अवधान, सिमुल्टेनियस सहकालिक, और सक्सेसिव मतलब अनुक्रमिक। इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक की अगर बात करें तो जेपी दास, जैक नागलिरी और किर्बी। 1994 में आया था यह सिद्धांत, और नया सिद्धांत है एकदम। और अभी हाल की जो परीक्षाएं हो रही है उनमें ये ट्रेंडिंग में रहने वाला सिद्धांत है, तो जेपी दास, जैक नागलिरी एंड किर्बी के द्वारा दिया गया। तो बात करते हैं इस सिद्धांत के बारे में। तो देखो, इस सिद्धांत में क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में इनपुट दिया जाता है और हम उस इनपुट पर प्लानिंग करते हैं, अटेंशन करते हैं, उसके बाद ध्यान देते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, उसके बाद सिमुल्टेनियस सहकालिक और सक्सेसिव अनुक्रमिक के बाद आउटपुट मिलता है। तो ये इस प्रकार कार्य करता है। तो जैसा कि है आपने मैंने बताया था, एनसीईआरटी में दिया गया और एनसीईआरटी से हम पढ़ रहे हैं। तो बुद्धि की योजना, प्लानिंग, अवधान या भाव प्रबोधन, अटेंशन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल। इसका पूरा नाम हिंदी में नाम है बुद्धि की योजना, अवधान, भाव प्रबोधन व सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल। बुद्धि के इस मॉडल को जेपी दास, जैक नागलिरी व किर्बी के द्वारा 1994 में विकसित किया गया। संक्षेप में यह मॉडल पास मॉडल के नाम से जाना जाता है। पास मॉडल का मैंने मतलब बता दिया, प्लानिंग, अटेंशन, सिमुल्टेनियस एंड सक्सेसिव। इस मॉडल के अनुसार बौद्धिक क्रियाएं अन्योन्य आश्रित, मतलब एक दूसरे पर आश्रित, तीन तंत्रिकीय और स्नायुक तंत्रों की क्रियाओं द्वारा संपादित होती है। मतलब हमारे तंत्रिका तंत्र या जो स्नायुक संस्थान है उसके क्रियाओं द्वारा बौद्धिक क्रियाएं संचालित होती है। इन तीन तंत्रों को मस्तिष्क तीन प्रकार्यात्मक इकाइयाँ कहा जाता है। ये दो तीन प्रकार्यात्मक इकाइयाँ कहा जाता है। इन तीनों को, जो तीन तंत्र दिए गए हैं, इन तीनों तंत्रों को तीन प्रकार्यात्मक इकाइयाँ कहा जाता है। ये तीन इकाइयाँ क्रमशः कौन कौन सी है? तो पहला है भाव प्रबोधन या अवधान, अटेंशन, कूट संकेतन या प्रक्रमण, तीसरा है योजना निर्माण। मतलब तीन इकाइयाँ, बुद्धि का नाम अलग है और इकाइयाँ कौन कौन सी है? भाव प्रबोधन और अवधान, दूसरा है कूट संकेतन या प्रक्रमण, तीसरा है योजना निर्माण। मतलब प्लानिंग तो यहाँ आ गया, भाव प्रबोधन आ गया, और कूट संकेतन या प्रक्रमण, वह मतलब कूट संकेतन हम किस प्रकार इंफॉर्मेशन को संकेत में की तरह कूट भरते हैं दिमाग में, तो यह सहकालिक या अनुक्रमिक में आएगा। नेक्स्ट एक एक के बारे में वर्णन पढ़ेंगे। पहला है भाव प्रबोधन, अवधान क्या होता है, अराउजल या अटेंशन क्या होता है। भाव प्रबोधन की दशा किसी भी व्यवहार के मूल में होती है। कोई भी व्यवहार है उसके मूल में होती है, जड़ में होती है, मूल में होती है। मतलब कोई भी व्यवहार कर रहे हैं तो उसके मूल में क्या होगा? भाव प्रबोधन होगा, क्योंकि यही किसी उद्दीपक की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। मतलब अगर कोई भी कार्य हम करते हैं तो उससे सर्वप्रथम हमें अवधान देना करना पड़ेगा। अगर हम भाव प्रबोधन है तो ही हम किसी वस्तु पर या किसी
बात पर अवधान देंगे, वरना अवधान नहीं देंगे। तो ये मूल होती है। भाव प्रबोधन तथा अवधान ही व्यक्ति को सूचना का प्रक्रमण करने के योग्य बनाता है। अगर भाव प्रबोधन या अवधान नहीं होगा तो व्यक्ति सूचना का प्रक्रमण नहीं कर पाएगा। भाव प्रबोधन के इष्टतम स्तर के कारण हमारा ध्यान की समस्या के प्रासंगिक तथ्यों की ओर आकृष्ट होता है। प्रासंगिक तथ्यों के मतलब की बात करें, प्रासंगिक पक्षों की बात करें तो आपने देखा होगा कि कोई अगर यह सूचना आ गई थी, जैसा कि रीट की एग्ज़ाम की सूचना आई है 20 जून, तो अगर जब 20 जून रीट की सूचना आ गई तभी हम क्या करेंगे, अगर पहले 25 अप्रैल थी तो 25 अप्रैल के हिसाब से तैयारी कर थे। अब 20 जून आई तो आप 20 जून के हिसाब से तैयारी करें, मतलब 20 जून के हिसाब से तैयारी करें तो आप थोड़ा सा डीपली पढ़ रहे हैं टॉपिक को। और अगर यही 25 अप्रैल थी तो आप मतलब जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे या जो ऐसे टॉपिक थे जो इनसे ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं वही आप उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। तो यही बोलते हैं इसको, मतलब प्रासंगिक जो पक्ष होते हैं उनके ओर आकृष्ट होता है। भाव प्रबोधन का बहुत अधिक होना या बहुत कम होना अवधान को बाधित करता है। मतलब ज़्यादा भाव प्रबोधन होगा तो अवधान को अधिक होना या कम होना यह अवधान को बाधित करता है। दूसरा है, जैसे उदाहरण के लिए जब आपके अध्यापक कहते हैं कि अमुक दिन आपकी सबकी एक परीक्षा ली जाएगी तो आप भाव प्रबोधन बढ़ जाता है और आप विशिष्ट अध्यायों पर अधिक ध्यान देने लगते हैं। मतलब जैसे भाव प्रबोधन बढ़ेगा तो आप अटेंशन देंगे, और अटेंशन कहाँ देंगे, उन्हीं अध्यायों पर अटेंशन देंगे जहाँ से आप अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपका भाव प्रबोधन आपके ध्यान को प्रासंगिक अध्यायों, मतलब जो प्रसंग है, जैसे हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं, मान लो आप 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, मान लो आप पटवारी और रीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप रीट की एग्ज़ाम की डेट पहले आ जाती है पटवारी की एग्ज़ाम से तो आप पूरा ध्यान रीट की एग्ज़ाम पर दे देंगे, मतलब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आप ध्यान देंगे। इसका मतलब यही हुआ कि भावपूर्वक आपके ध्यान को प्रासंगिक अध्ययन के विषय उसको पढ़ने, दोहराने और सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है, मोटिवेशन देता है, ये भाव प्रबोधन। दूसरा आता है सहकालिक या अनुक्रमिक प्रक्रमण। आप अपने ज्ञान भंडार में सूचनाओं का समाकलन सहकालिक अथवा अनुकालिक रूप से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, हम सूचनाओं को कैसे दिमाग में बढ़ते हैं, ये प्रक्रम सहकालिक हो सकता है या अनुक्रमिक रूप में कर सकते हैं। विभिन्न संपत्तियों को समझने के लिए उनका पारस्परिक संबंधों का प्रत्यक्षण करते हुए उनको एक सार्थक प्रतिरूप में समाकलित करते समय सहकालिक प्रक्रम होता है। अगर विभिन्न संपत्तियों को समझने के लिए उनके अगर पारस्परिक संबंधों का प्रदर्शन करते हुए उनको एक सार्थक प्रतिरूप में समाकलित करते हैं, मतलब दो अगर उद्दीपक एक जैसे हैं तो हम सहकालिक रूप से उनके सार्थक प्रतिरूप में समाकलित कर लेते हैं, तो ये सहकालिक प्रक्रमण कहलाता है। उदाहरण के लिए रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज आरपीएम, आप जैसा कि आपने पढ़ा होगा, आरपीएम परीक्षण में परीक्षार्थी एक अपूर्ण अभिकल्प या डिजाइन दिखाया जाता है। में आरपीएम में क्या होता है, परीक्षार्थी को एक अपूर्ण अभिकल्प या डिजाइन दिखाया जाता है और उसे दिए गए 6 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनना होता है जिससे अपूर्ण अभिकल्प पूरा हो सकता है। जैसे कि आपकी मैट्रिक्स बनी हुई थी, जैसा कि आपने रीजनिंग में आप पढ़ते हैं, वैसे एक मैट्रिक्स होती है और उस मैट्रिक्स में जो अपूर्ण अभिकल्प होता है उनमें 6 विकल्प दिए होते हैं, उनमें से एक विकल्प को चूज करना होता है। तो सहकालिक प्रक्रमण द्वारा दिए गए अमूर्त चित्रों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सेम रीजनिंग तरीका है जिसमें हम दूसरों में 2 में संबंध बना के तीसरे में संबंध बनाते हैं। तो अनुक्रमिक प्रक्रमण उस समय होता है जब सूचनाओं को एक के बाद एक क्रम से याद रखना हो। तो ये तो सहकालिक हो गया ऊपर वाला। तो सहकालिक में आप समझ गए होंगे, जैसा कि ये आकृति बनाई हुई ऐसी, इसके बाद आपको अगर नेक्स्ट आकृति ऐसे दे दी, उसके बाद नेक्स्ट आकृति ऐसे दे दी और आगे एक डब्बा ऐसे, तो अगर आपको चूज करना है तो आपको पता है ये 90 डिग्री से राउंड हो रहा है, तो आप नेक्स्ट आकृति ये करेंगे। तो ये हो गया सहकालिक। अगर हमने इन दोनों में संबंध बिठा लिया, दोनों में संबंध बिठा लिया, तो हम इसके जो आंसर चूज करेंगे उसमें यही संबंध वापस से सहकालिक रूप से प्राप्त करेंगे। इसके बाद आता है अनुक्रमिक प्रक्रमण। अनुक्रमिक प्रक्रमण उस समय होता है जब सूचनाओं को एक के बाद एक क्रम से याद करते हैं ताकि एक सूचना का पुनर्स्मरण उसे ही अपने बाद वाली सूचना का पुनर्स्मरण करा देता है। जैसे गिनती सीखना, आप 2 बोलेंगे तो अगला संख्या आपको पता है 3 आएगी, 4 बोलेंगे तो 5 आएगी, 21 बोलेंगे तो 22 आएगी, 98 बोलेंगे तो 99 आएगी। वर्णमाला सीख रहे हैं, जैसे एम के बाद एन आता है, आपको सबको पता है, ये क्रम से सीखे जाते हैं। गुणन सारणियों को सीखना आदि अनुक्रमिक प्रक्रमण के उदाहरण हैं।
तो आप समझ गए होंगे अनुक्रमिक प्रक्रम क्या है। अगर हम एक के बाद एक सूचनाओं को याद करते हैं, जैसे कुछ सूचनाएं ऐसी होती है जिनको हम ऐसे ट्रिक बना लेते हैं या ऐसे एक दूसरे को जोड़ के याद करते हैं तो हमें जल्दी से याद होती है। अगर कुछ चीज़ों को अगर क्रम याद करना हो तो भी हम इस प्रकार अनुक्रमिक रूप से सूचनाओं को कूट संकेतन करते हैं। तीसरा आता है योजना, प्लानिंग। योजना बुद्धि का एक आवश्यक अभिलक्षण है योजना। जब किसी सूचना की प्राप्ति और उसके पश्चात उसका प्रक्रमण हो जाता है। देखो, पहले सूचना की प्राप्ति हुई, भाव प्रबोधन हुआ, अवधान दिया तो सूचना की हमें प्राप्ति होगी। दूसरे बाद उसका प्रक्रमण किया, प्रक्रमण दो रूप से किया, सहकालिक और अनुक्रमिक। तो योजना सक्रिय हो जाती है। दिमाग में अगर सूचना प्राप्ति होगी, उसका प्रक्रमण हो गया तो योजना सक्रिय होगी। योजना की अगर हम क्रियाओं के समस्त संभावित विकल्पों के बारे में सोचने लगते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योजना को कार्यान्वित करते हैं, तब कार्यान्वयन से उत्पन्न परिणामों को प्रभावितता का मूल्यांकन करते हैं। यदि कोई इष्ट फलदायक नहीं होती तो हम कार्य स्थिति की मांग के अनुरूप उसमें संशोधन करते हैं। जैसे कोई हम प्लानिंग बनाते हैं, इसमें उदाहरण दिया है। उदाहरण के लिए, यदि आपके जब आपकी परीक्षा लेने वाले हैं तो आपको इस योजना बनाते हुए लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि आप पढ़ने के लिए एक समय सारणी बना देते हैं। अध्ययन में कोई समस्या आने पर उसका स्पष्टीकरण अध्यापक से, या अध्याय में कोई समस्या आने पर उसका स्पष्टीकरण कराते हैं। फिर यदि आपको परीक्षा के लिए नियत अध्याय को समझने में करना आती है तो आप अन्य मार्ग खोजने लगते हैं। संभव कि आप अपने अध्ययन को समय बढ़ाकर या किसी मित्र के साथ अध्ययन करके अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं। तो आप जैसे समझ सकते हैं, आप रेट की तैयारी कर रहे हैं तो जैसा ही आपको पहले भाव प्रबोधन हुआ, तीनों स्टेप समझा रहा हूँ। पहले आपको पास भाव प्रबोधन हुआ और अवधान, आपने भाव प्रबोधन हुआ, आपके मतलब की रेट की वैकेंसी आ गई तो आपने तैयारी करनी शुरू की और आपने ध्यान दिया बुक्स में या कोचिंग में ध्यान देना शुरू किया कि रेट पर, तो अवधान दिया। उसके बाद क्या, आपने जो भी सूचनाएं एकत्रित किया वो सहकालिक रूप से या अनुक्रमिक रूप से आपने सूचनाएं एकत्रित की। अब क्या होगा, अब आप योजना बनाएंगे। तो उस योजना में क्या है, अगर आपको किसी चीज़ में या किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो आप यूट्यूब का सहारा लेंगे या किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग का सहारा लेंगे। तो ये क्या आपकी योजना है। और आप एक समय सारणी बनाएंगे कि हम इस समय सारणी से पढ़ेंगे, तो ये भी एक योजना है। उस योजना, अगर आप समय सारणी बना रहे हैं और वो समय सारणी आपको संतुष्ट नहीं कर पा रही है, आप उतना नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उस समय सारणी में परिवर्तन कर रहे हैं। जैसा कि अमूमन देखने को मिलता है कि साइकोलॉजी को सब्जेक्ट को सुबह के टाइम पढ़ना चाहिए, बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा बाद में पढ़ सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पॉजिटिविटी और सुबह के समय पॉजिटिविटी ज़्यादा रहती है, तो सुबह के समय साइकोलॉजी को पढ़ना चाहिए। तो ये आप समय सारणी बनाते हैं, योजना बनाते हैं, तो ये क्या होगा, ये योजना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, उपयुक्त तीनों पास प्रक्रियाएं औपचारिक रूप से पढ़ने, लिखने और प्रयोग करने अथवा पर्यावरण से अनौपचारिक रूप से संकलित ज्ञान के भंडार पर कार्य करती हैं। इन प्रक्रियाओं का स्वरूप अंतःक्रियात्मक तथा गतिशील होता है। मतलब ये अंतःक्रियात्मक होती है और गतिशील होती है। इनके बावजूद इनमें अपने स्वतंत्र अस्तित्व तथा विशिष्ट प्रकार होते हैं। मतलब हर योजना का अपना विशिष्ट प्रकार, अपना कार्य होता है। दास तथा नागेल ने एक परीक्षामाला भी विकसित की जिसे संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने एक कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाली थी, एक क्वेश्चन डाला था, उसमें संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली किसने दी। तो अब संज्ञानात्मक का नाम आते ही सभी का एक ही दिमाग जाता है, जीन प्याजे। और आप ये गलती ना करें, दास और नागलेरी ने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली दी है, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम दिया था। और याद रखना, दास और नागलेरी के द्वारा दिया गया है, यह नहीं कि आप संज्ञानात्मक आते ही जीन प्याजे कर लो। विद्यालय शिक्षा से प्रभावित मूल संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं मापन के लिए इस परीक्षामाला में वाचिक और अवाचिक, मतलब वाचिक का मतलब शाब्दिक, अवाचिक का मतलब अशाब्दिक, दोनों प्रकार की करते रखे गए। यह परीक्षामाला 5 से 18 वर्ष के बालकों के लिए है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का मापन कर सकती है, ये मतलब दिमाग की जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की बात करें तो कल्पना, चिंतन, तर्क शक्ति, इनका मापन करती है। संज्ञान मापन से प्राप्त परिणामों का उपयोग बच्चों में संज्ञानात्मक न्यूनता, उनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करने में किया जाता है। मतलब इससे मापन करके आप संज्ञानात्मक जो न्यूनता है उसका पता लगा सकते हैं और इन अधिगम संबंधी कठिनाइयों को उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा दूर किया जा सकता है। अब लास्ट बात, इंपॉर्टेंट बात है कि यह मॉडल बुद्धि के सूचना प्रक्रम उपागम का प्रतिनिधित्व करता है। और यही पिछली बार हुआ था रीट 2018 में, ये लाइन लिखी हुई थी, उसमें बुद्धि का त्रिचापी सिद्धांत, त्रिचापीय सिद्धांत।
तो उस बुद्धि का त्रिचापी सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत ऐसे हैं जो सूचना प्रगम उपागम का प्रतिनिधित्व करता है। तो याद रखना, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिचापी सिद्धांत और एक पास मॉडल, दोनों सूचना प्रगम उपागम का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा, पास मॉडल प्लानिंग, अटेंशन, सिमुलटेनियस एंड सक्सेसिव, वो दिया किसके द्वारा दिया गया? तो जेपी दास, नागलेरी एंड किर्बी ने 1994 में दिया था। याद रखना, 3 मानसिक संक्रियाएं होती है या जिनमें कोड संकेतन, अवधान और योजना, ये आपको याद रखना है। अब भाव प्रबोधन वगैरह नहीं आता मेरे सिलेबस में, इतना डीपली नहीं पूछा जाता, लेकिन ये याद रखना सूचना प्रगम उपागम का प्रतिनिधित्व करता है। 2 सिद्धांत सूचना प्रगम उपागम से संबंधित है। कब दिया गया? 1994 में। और इनके प्रतिपादक कौन है? जेपी दास, नागलेरी एंड किर्बी, ये आपको याद रखना। और 3 भाव प्रबोधन, सहकालिक एवं अनुक्रमिक, कोड संकेतन और योजना, ये 3 प्रक्रिया आपको याद रखनी है। धन्यवाद। दोस्तों, रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री प्लान है अनअकैडमी के, 500+ फ्री लाइव क्लासेज एवरी वीक विथ लाइव डाउट क्लियरिंग। ठीक है, वीकली फ्री मॉक टेस्ट, फ्री लाइव क्यूज विद 20,000+ क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, डेली T20 फ्री लाइव क्यूज होते हैं, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में। आपको करना क्या है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर, मेल आईडी लगा के आप लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों, गोल में सेलेक्ट करना आपको RPSC, गोल के अंदर सेलेक्ट कीजिए RPSC। उसके बाद फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं, ये लाइव क्लास इस प्रकार से चलेगी आपकी। ठीक है, उसके बाद आप इनवाइट कोड मांगे आपसे, इनवाइट कोड में लगा दीजिए AKAA, जिससे आपको किसी भी कोर्स पर विशेष डिस्काउंट भी मिलेगा और आप फ्री क्लासेज, फ्री टेस्ट हैं वो भी देख सकते हैं। AKA लगाने के बाद, ये कोड लगाने के बाद आपको यहाँ से अनलॉक कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर आप नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको एकदम सही सटीक और विश्वसनीय खबरें मिलती है, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।